कैसे हैं आप लोग? मजे में एकदम। मजे में? पढ़ाई के मजे ले रहे हो आप लोग? सो गुड फ्रेंड्स, वी विल स्टार्ट रिवीजन ऑफ जीएसटी टुडे। अब ये जीएसटी का जो मैंने प्लान करके रखा है आप लोगों के लिए वो शेयर करता हूं मैं आप लोगों के साथ में। एक बार आप स्क्रीन पे देख लीजिए। जीएसटी में हम लोग 2 सेशंस में काम करेंगे। अभी 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक एक नॉन स्टॉप सेशन रहेगा 2.5 घंटे का। उतनी तो आपकी कैपेसिटी है बैठने की। उसके बाद में हाफ एन आवर की ब्रेक रहेगी प्रॉपर, और फिर 6 से 8। तो 6 से 8 के सेशन में हम लोग 4 चैप्टर्स रखे, चैप्टर नंबर ई, एफ, एच और जे। और अभी जो सेशन हम लोग लेंगे इसमें हम लोग चैप्टर नंबर ए, बी, सी, डी और चैप्टर नंबर जी और आई, इतनी चीजें हम लोग अभी कर लेंगे। तो 2 बड़े चैप्टर अभी हो जाते हैं हमारे, एक एग्जाम्पशंस और एक रजिस्ट्रेशन। और पेमेंट, बाकी सब चैप्टर्स जो अभी फर्स्ट सेशन में वो थोड़े छोटे ही हैं कंपैरेटिवली। तो अभी हम लोग इस सीक्वेंस में करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें जीएसटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाले चैप्टर की, तो एग्जाम में वहां से क्वेश्चंस बहुत कम आते। ज्यादा से ज्यादा क्या आते कि कौन से जो पुराने टैक्सेस थे जब जीएसटी में सब्स्यूम हो गए हैं, है ना, स्टेट लेवल के कौन से टैक्सेस थे, सेंट्रल लेवल के कौन से टैक्सेस थे, तो बस वो आपको पूछते हैं। तो यदि आप देखो आपके फर्स्ट चैप्टर में, तो ऐसा कोई भी वहां पर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें नहीं है जो आप लोगों को मेमोरी में फिट करना है। तो व्हाट वर द earlier taxes which have been subsumed in GST? तो obviously you know central excise duty, service tax, state level की बात करें तो state VAT, CST, luxury taxes, entry taxes, etc. तो यहाँ पर आप दोनों लिस्ट में से एटलीस्ट 4 आइटम के नाम याद रख सकते हो, द टैक्सेस विच आर नो मोर एप्लीकेबल। और आप लोगों को ये भी पता है कि नाउ कुछ प्रोडक्ट्स है जिसपे जीएसटी एंड एक्साइज ड्यूटी दोनों लगती है, दैट इज टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट्स कवर्ड अंडर बोथ। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही आपको पता है कि जीएसटी के दायरे के बाहर रखा गया है, एंड उस पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी एंड स्टेट लेवल का वैट लगता है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे। देन बाकी तो प्रोडक्ट्स पे उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो फर्स्ट जो चैप्टर है उसके रिस्पेक्ट में ये आपको पता है कि अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट में है तो इंट्रा स्टेट सप्लाई मानेंगे, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगेगा। लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों अगर अलग अलग स्टेट में है तो फिर हम लोग उसको आईजीएसटी चार्ज करेंगे, इंटर स्टेट सप्लाई मान के। तो अभी प्रोविजन क्या एप्लीकेबल है फिलहाल, तो जो नार्कोटिक्स एंड अदर ड्रग्स वगैरह हैं उस पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी एप्लीकेबल है, जीएसटी भी एप्लीकेबल है। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी एंड स्टेट वैट। Alcoholic liquor, drugs, etc. contained in medicinal and toiletry preparations such as sanitizer, उसमें अल्कोहल का कंटेंट रहता है तो उस पर आप जीएसटी लगेगा, उस पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती है। टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट्स पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड जीएसटी सेस, तीनों चीजें। एंड आपको पता है कि पेट्रोल से संबंधित 5 प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोलियम क्रूड, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, हाई स्पीड डीजल एंड मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल। ये वाले प्रोडक्ट्स पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल होता है एंड स्टेट वैट एप्लीकेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स अभी तक के जीएसटी के दायरे में नहीं आए हैं। जीएसटी काउंसिल जब रिकमेंड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसके बाद में गवर्नमेंट जो है इसको जीएसटी के दायरे में लाएगी, एंड एवरीबडी इज वेटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर चेंज। जीएसटी की काउंसिल की बात करें तो आप लोगों को पता है कि काउंसिल में सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो उसका वेट कैसे किया जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वोट रहता है सिंगल वोट होता है, उसको 1/3 का वेट रहता है। स्टेट गवर्नमेंट का जो भी वोट्स रहते हैं नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग में से, उसको 2/3 का वेट दिया जाता है। अगर एग्रीगेट वोट जो है अगर वो 75% से या उससे ज्यादा है, मतलब कि स्पेशल मेजोरिटी हो जाती है वेटेड वोट, तो फिर रिजोल्यूशन पास हो जाता है। और अगर एग्रीगेट वोट 75% से कम है तो फिर रिजोल्यूशन पास नहीं होता है। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग ये भी देखते हैं कि हम लोग कौन से जीएसटी को कौन से पेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पेमेंट चैप्टर में भी बात करते हैं। पहले हम लोग आईजीएसटी को यूज कर लो आईजीएसटी पे करने के लिए, फिर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी के लिए। दिस कैन बी डन इन एनी ऑर्डर एंड एनी प्रोपोर्शन। आईजीएसटी यूज करने के बाद फिर हम लोग सीजीएसटी क्रेडिट को यूज कर सकते हैं फॉर फर्स्ट पेइंग सीजीएसटी एंड देन पेइंग आईजीएसटी। एसजीएसटी के लिए सीजीएसटी को यूज नहीं कर सकते, एंड एसजीएसटी के क्रेडिट को यूज कर सकते हैं फॉर फर्स्ट पेइंग एसजीएसटी एंड देन आईजीएसटी। एसजीएसटी क्रेडिट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर पेइंग सीजीएसटी।
तो इससे संबंधित और डिटेल में जो क्या क्या नोट्स लिखना है, कैसे सॉल्व करना है, वो हम लोग पेमेंट वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आपका जो बेसिक्स ऑफ जीएसटी वाला चैप्टर है, तो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें अदरवाइज याद रखने वाली नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने आर्टिकल 246A इंसर्ट किया है, जिसमें पावर्स दिया है सेंटर एंड स्टेट को रिस्पेक्टिव लॉ बनाने का। आर्टिकल 269A जिसमें आईजीएसटी के बारे में बोला गया है कि आईजीएसटी सिर्फ सेंट्रल टैक्स कर सकता है एंड आईजीएसटी शैल बी अपोर्शन बिटवीन द सेंटर एंड द कंज्यूमर स्टेट। जीएसटी के बेसिक फीचर की बात करें तो आपको पता है इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स और अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स जीएसटी जो है। और जीएसटी की हिस्ट्री में से कुछ पूछने के चांसेस कम ही है। आईटीसी का कंसेप्ट आप लोगों को आई होप अच्छे से समझता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज करके हम लोग आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी पे करते हैं, इसीलिए अल्टीमेटली जो कैस्केडिंग इफेक्ट है वो एलिमिनेट हो जाता है। तो जीएसटी में कैस्केडिंग इफेक्ट अवॉइड हो जाता है। देन बहुत सारे जो पुराने टैक्स सिस्टम के जो इश्यूज थे वो सॉर्ट आउट हो जाते हैं। तो पहले वैट एंड सर्विस टैक्स का इशू था, पहले डबल टैक्सेशन होता था, है ना, दोनों सेम टाइप के इस पे, फिर गुड्स एंड सर्विसेज का क्लासिफिकेशन का इशू था। तो जीएसटी में बहुत सारे ये सब इश्यूज जो है वो सॉर्ट आउट हो चुके हैं। तो ये सब आप लोगों ने देखा है। अब व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स, तो बाकी आप लोगों को पता है लॉ का पार्ट क्या क्या है। कॉमन पोर्टल इज gst.gov.in, में भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में कहीं पूछ ले आपको। ई वे बिल का अलग कॉमन पोर्टल है एंड ई इनवॉइसिंग का अलग पोर्टल है, तो वो हम लोग रिस्पेक्टिव चैप्टर में देखते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर में बेटा इतना ही था। ये चैप्टर उस समय हम लोगों को टाइम इसलिए लगता है क्योंकि इसमें हम लोग उस समय जीएसटी का इंट्रोडक्शन करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा बेस वहां पर बनता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड बात करेंगे सप्लाई चैप्टर की। तो सप्लाई चैप्टर जो आपके बुक का सेकंड चैप्टर है, तो उसमें आप देखते हो देयर आर 2 सेक्शंस दैट यू हैव टू स्टडी। एक है सेक्शन 7 और दूसरा है सेक्शन 8। सेक्शन 7 टॉक्स अबाउट सप्लाई इंक्लूड्स, व्हाट सप्लाई एक्सक्लूड्स and which supplies are classified as goods or as supply of services. तो supply includes में section 71A, 71B and 71C 3 elements covered हैं supply includes में। तो यहाँ पर आपको लिखा है supply includes all forms of supply of goods or services for consideration by a person in the course or in furtherance of business। यहाँ पर आपको कुछ इलस्ट्रेटिव लिस्ट दी है सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, तो लीज, रेंटल एक्सेट्रा। तो सप्लाई का एक जनरल डेफिनेशन में दोनों कंडीशन इंपॉर्टेंट है, कंसिडरेशन भी होना चाहिए एंड बिजनेस भी होना चाहिए। अब कंसिडरेशन, बिजनेस, गुड्स, सर्विसेज, ये सब टर्म्स आप लोगों को चैप्टर नंबर बी में आपके बुक में दी हुई है, पूरी डेफिनेशंस इसकी हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस क्या क्या है, तो एक गुड्स की डेफिनेशन है, तो ये हम लोग पहले देख लेते हैं। Goods means any kind of movable property. That means goods excludes immovable property. Other than money and securities. So goods also excludes money and securities. Goods includes actionable claim. But ultimately हम लोग शेड्यूल 3 के साथ में अगर पढ़ते तो हमको समझता है कि एक्शनेबल क्लेम में सिर्फ लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग जो है उसके सप्लाई को सप्लाई मानते हैं, बाकी सब एक्शनेबल क्लेम के सप्लाई को न गुड्स का सप्लाई न सर्विसेज का सप्लाई मानते हैं। तो गुड्स इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम रिप्रेजेंट्स व्हाट? एक्शनेबल क्लेम मतलब कि क्लेम टू एनी डेट, ओके, और क्लेम टू एनी काइंड ऑफ राइट, ओके, विच इज कंटिंजेंट, अक्रूइंग और एग्जिस्टेंट। तो एक्शनेबल क्लेम में सिर्फ लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग वाले जो सप्लाई है उसको गुड्स का सप्लाई मानते हैं। बाकी एक्शनेबल क्लेम के सप्लाई को, जैसे कि अगर से आपने आपका अगर पैसा लेने का राइट किसी और को ट्रांसफर किया, सो दैट इज सप्लाई ऑफ एक्शनेबल क्लेम, नाइदर लायबल टू जीएसटी एज गुड्स नॉर एज सर्विसेज। ओके, वो शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है। एक्शनेबल क्लेम में सिर्फ लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग गुड्स में कवर्ड है। फर्दर, गुड्स इंक्लूड्स growing crops, grass or things attached to land which are agreed to be severed before the supply and which are not agreed to be severed, तो फिर उसको हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्ट मानते हैं, वो गुड्स के डेफिनेशन से एक्सक्लूड होता है। फिर मनी की डेफिनेशन में आपने देखा है कि मनी बहुत सारे चीजों को इंक्लूड करता है, बट इट ओनली टॉक्स अबाउट लीगल टेंडर विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द आरबीआई फॉर सेटलमेंट ऑफ एनी ऑब्लिगेशन और फॉर एक्सचेंज विद अदर करेंसीज। बट मनी हेल्ड फॉर न्यूमिस्मेटिक वैल्यू मनी की डेफिनेशन के बाहर है एंड देयरफॉर वो गुड्स के डेफिनेशन के अंदर है। न्यूमिस्मेटिक वैल्यू मतलब कि जो उसके स्पेशल वैल्यू के लिए शौकिया तौर पर, हॉबी के कलेक्शन के तौर पर आप मनी को होल्ड करते हो, तो दैट इज मनी हेल्ड फॉर इट्स न्यूमिस्मेटिक वैल्यू। तो गुड्स के डेफिनेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी एंड सिक्योरिटीज यहाँ से बाहर है, तो अगर ट्रांजेक्शन ओनली इन मनी रही तो उस पर जीएसटी नहीं लगता है।
क्योंकि मनी एंड सिक्योरिटीज सर्विसेज की डेफिनेशन से भी बाहर है। सर्विसेज की डेफिनेशन बड़ी इजी दी है, सर्विसेज मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज, बट उसमें फिर लिखा हुआ है बट इट इंक्लूड्स एक्टिविटी रिलेटेड टू यूज और कन्वर्जन ऑफ मनी फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज्ड। फर्दर वहां पर लिखा हुआ है कि सर्विसेज इंक्लूड्स एक्टिविटी रिलेटेड टू फैसिलिटेशन ऑफ और मेकिंग पॉसिबल द ट्रांजेक्शन इन सिक्योरिटीज फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज्ड। तो इसीलिए अगर मनी के एक्सचेंज में अगर कुछ एलिमेंट इन्वॉल्व नहीं है कमीशन वगैरह का, तो फिर जीएसटी नहीं लगेगा। जैसे मैंने आपको 2000 की नोट दिया, आपने मुझे 100 की 20 रुपीज, सॉरी 100 की 20 नोट्स दिया 100 रुपीज की, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने कमीशन डिडक्ट करके 100 की सिर्फ 19 नोट्स मुझे दिया, तो उसमें जीएसटी लगेगा। वाई? बिकॉज वहां पर सेपरेट कंसिडरेशन आपने मनी के कन्वर्जन के लिए चार्ज किया। बैंक अगर किसी को लोन देती है तो लोन पे जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन लोन के लिए जो प्रोसेसिंग फीस चार्ज करती है उस पे जीएसटी लगता है, बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू ट्रांजेक्शन ऑफ मनी। मनी के ट्रांजेक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज किया है। सिक्योरिटीज के परचेज सेल पे, सिक्योरिटीज इंक्लूड शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एटसेट्रा, म्यूचुअल फंड यूनिट्स। तो सिक्योरिटीज के परचेज सेल पे जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन सिक्योरिटीज की ट्रांजैक्शन एनेबल करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए जो ब्रोकर हो गया या और कोई पर्सन अगर कुछ चार्ज करता है तो उस पे जीएसटी लगता है। अदरवाइज सिक्योरिटीज के ट्रांजैक्शन पे एसटीटी एंड सीटीटी, कमोडिटी डेरिवेटिव्स पे सीटीटी एप्लीकेबल होता है। तो मनी एंड सॉरी गुड्स एंड सर्विसेज, ये दो का पूरा खेल है। अब यहां पर आप देख सकते हो इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विसेज में एक्सक्लूड नहीं की गई है, लेकिन अलग से शेड्यूल 3 में, क्योंकि सर्विसेज में उन्होंने बोला एनीथिंग अदर देन गुड्स इज सर्विसेज, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी भी फिर इधर आ जाती है। लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी शेड्यूल 3 में, जो कि विच इज द नेगेटिव लिस्ट विच टॉक्स अबाउट एक्सक्लूजन फ्रॉम द स्कोप ऑफ सप्लाई, वहां पर मेंशन्ड है लैंड एंड सब्जेक्ट टू पैराग्राफ 5B ऑफ शेड्यूल 2 sale of building that is considered not neither as a supply of goods nor as a supply of services। तो ये हम लोग सप्लाई के जो पहला पार्ट है इसमें ये चीजें देखते हैं। इसमें गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन हम लोग इससे रिलेटेड देख लेते हैं। फिर पर्सन की डेफिनेशन तो बहुत ब्रॉड है, आपको पता ही है। पर्सन नॉट ओनली इंक्लूड्स इंडिविजुअल बट ऑल्सो HUF, कंपनी, गवर्नमेंट ऑल्सो, है ना, और एनी सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। पर्सन की डेफिनेशन में सब टाइप के आर्टिफिशियल पर्सन भी आ जाते हैं। बिजनेस जो है उसमें कोई भी एक्टिविटी, वेदर आप अगर कमर्शियल नेचर की एक्टिविटी कर रहे हो, वेदर और नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑब्जेक्टिव, तो वो बिजनेस में आ जाता है। तो इवन एक कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कमर्शियल नेचर की एक्टिविटी करती है तो बिजनेस कर रहे हम मानेंगे, वेदर और नॉट उस एक्टिविटी का कुछ फ्रीक्वेंसी, रेगुलरिटी वगैरह है, ओके, या तो फिर आपको एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ वो नहीं देखा जाता है। फिर बिजनेस इंक्लूड्स एक्टिविटी रिलेटिंग टू अलाउिंग entry in a premises, है ना, admission in a premises for certain charges। business activity includes the sale or purchase of capital goods for commencement or closure of the business। तो बिजनेस एक्टिविटी का जो स्कोप है वो काफी बड़ा है, उसमें गवर्नमेंट की भी एक्टिविटीज कवर हो जाती हैं। उसमें जो टोटलाइजेटर होता है ना, रेस क्लब की जो एक्टिविटीज रहती है वो भी कवर हो जाती हैं। सो ऑल दो सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज आर कवर्ड अंडर बिजनेस, अनलेस एक्टिविटी एब्सोल्युटली पर्सनल नेचर की रहे या तो फिर नॉन कमर्शियल नेचर की रहे, तो फिर वो बिजनेस में, बिजनेस के दायरे में आ जाएगी। अब यहाँ पर एक कंसिडरेशन टर्म यूज किया गया है, तो कंसिडरेशन को यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। इट इंक्लूड्स कंसिडरेशन बाय वे ऑफ एनी पेमेंट और बाय वे ऑफ एनी एक्ट और फोरबियरेंस। तो कंसिडरेशन आपको डायरेक्ट मनी में मिल सकता है, काइंड में मिल सकता है, या तो फिर कोई एक्शन में मिल सकता है सामने वाली पार्टी से, बाय डूइंग समथिंग और अग्रीइंग नॉट टू डू समथिंग, उसकी मॉनिटरी वैल्यू, इसको हम लोग कंसिडरेशन मानते हैं। सो कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कैन बी इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई, इन रिस्पॉन्स टू सप्लाई, और फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और बोथ। मतलब कंसिडरेशन कैन बी पेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई और आफ्टर द सप्लाई हैज बीन मेड और प्रायर टू द सप्लाई। कंसिडरेशन कब पे किया जा रहा है वो पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सप्लाई से कनेक्टेड रहना चाहिए। अगर सिर्फ डोनेशन दिया, बदले में कुछ सप्लाई इन्वॉल्व नहीं है, तो उस पर जीएसटी नहीं लगता है। लेकिन हाँ, डोनेशन दिया और बदले में वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके नाम का एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं आपके बिजनेस का, तो फिर वहां पर कंसिडरेशन टुवर्ड्स सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। कंसिडरेशन में बी पेड बाय द एक्चुअल रेसिपिएंट और बाय एनी अदर पर्सन, इवन दो जो अलग से रेसिपिएंट की डेफिनेशन लिखी है उसमें लिखा है कि जो पर्सन कंसिडरेशन पे करता है उसको रेसिपिएंट मान लेंगे। एंड कंसिडरेशन एक्सक्लूड्स
subsidy received by central government or state government, but subsidy received from NGO or any other person will be included in the consideration. Consideration excludes refundable deposits unless it is applied as consideration. क्योंकि refundable deposit जो supplier को मिलते हैं, that is of the nature of you can say liability for the supplier and not an income against, not a consideration against the supply of goods or services. तो ये कुछ definitions थी जो बहुत important थी. बिजनेस के डेफिनेशन में मैन्युफैक्चर वर्ड यूज किया है, मैन्युफैक्चर की भी डेफिनेशन आपको दी है, मींस बेसिकली कन्वर्जन ऑफ एनी गुड्स इनटू अनदर ऑल टुगेदर डिफरेंट आर्टिकल, ऑब्जेक्ट और थिंग हैविंग डिफरेंट नेम, कैरेक्टर एंड यूज, तो उसको हम लोग मैन्युफैक्चर बोलते हैं. मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो रहती है उस पर भी जीएसटी लगता है, वो भी ऑब्वियसली बिजनेस एक्टिविटी मानी जाती है. पहले उस पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, अब उस पर जीएसटी लगता है. तो ये हो गया आपका सेक्शन 7(1)(a) वाला पार्ट है ना, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय ऑल फॉर्म्स फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. अब फिर उसके बाद हम लोग और 2-3 चीजें देखते हैं. सेक्शन 7(1)(b) बोलता है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस. सेक्शन 7(1)(b) है ना, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस. मतलब बिजनेस की टेस्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है. बिजनेस के लिए नहीं लिया सर्विसेज तो भी पर्सनल पर्पस के पैसे देकर सर्विसेज इंपोर्ट किया तो भी उस पर जीएसटी लगेगा. इंपोर्ट का एक सेपरेट चार्ट भी हम लोग बाद में देखेंगे. अब ये जो 4 आइटम्स है ये शेड्यूल 1 में है. आपको पता है कि शेड्यूल 1 टॉक्स अबाउट दोस ट्रांजैक्शंस एंड एक्टिविटीज व्हिच आर कंसीडर्ड एज सप्लाई इवन इफ दे आर नॉट फॉर कंसिडरेशन. उसमें कंसिडरेशन का एलिमेंट मिसिंग है तो भी उसको हम लोग सप्लाई मानते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हो चारों एक्टिविटी में बिजनेस का एलिमेंट है लेकिन कंसिडरेशन का एलिमेंट एब्सेंट है. तो इसमें चारों क्या क्या आइटम है तो बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए आप याद रख सकते हो. पहला है परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट्स वेयर आईटीसी वाज अवेल्ड ऑन सच असेट्स. अगर आपने कोई बिजनेस असेट्स पे आईटीसी लिया था और उसको अब आप परमानेंटली किसी को फ्री में डोनेट कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, तो फिर इन दैट केस, या विड्रॉ कर रहे हो सेल्फ यूज के लिए, तो इन दैट केस इट विल बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ गुड्स, है ना, वो असेट्स का सप्लाई माना जाएगा. तो दिस इज मियरली टू अवॉइड यूटिलाइजेशन और अवेलमेंट ऑफ क्रेडिट विच शुड नॉट हैव बीन अदरवाइज अवेल्ड. तो वो असेट्स को अगर आप बिजनेस में यूज नहीं कर रहे हो, परमानेंट बेसिस पे ट्रांसफर कर रहे हो, तो उसको उस समय सप्लाई मान लेंगे इवन इफ यू हैव सप्लाइड इट फॉर नो कंसिडरेशन. देन ट्रांसफर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्संस एंड बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्संस. ओके, अब रिलेटेड पर्संस का एक एक्सेप्शन दिया है, सप्लाई बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय वेयर द अमाउंट डज नॉट एक्सीड ₹50,000 पर एनम. तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सप्लाई करता है अप टू ₹50,000 पर एनम तो उसको सप्लाई नहीं मानेंगे. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अगर गिफ्ट देता है अप टू 50,000 पर एनम, लेकिन अदरवाइज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस अगर एक रिलेटेड पर्सन ने दूसरे रिलेटेड पर्सन को सप्लाई किया या एक डिस्टिंक्ट पर्सन ने दूसरे डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई किया तो उसको हम लोग सप्लाई मानेंगे. अब व्हाट आर रिलेटेड पर्संस, तो ये सेक्शन 15 में दिया हुआ है आपको, वैल्यू ऑफ सप्लाई जहां पढ़ रहे थे हम लोग वहां पर, है ना, सेक्शन 15 के एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है. रिलेटेड पर्सन में जो फैमिली रिलेशनशिप से वो तो कवर्ड ही है. तो फैमिली रिलेशनशिप में कौन आता है? इट इंक्लूड्स द सन एंड द स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द पर्सन एंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इफ होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द पर्सन, तो वो फैमिली में कवर होते हैं. उसके अलावा रिलेटेड पर्सन में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप कवर्ड है, पार्टनर्स ऑफ द सेम फर्म, या 2 persons टुगेदर कंट्रोलिंग अ थर्ड पर्सन, या तो फिर 2 persons कंट्रोल्ड बाय अ कॉमन थर्ड पर्सन, 1 person होल्डिंग कंट्रोल ओवर द अदर पर्सन. ओके, तो ये सब रिलेटेड पर्सन के डेफिनेशन में कवर होते हैं. एंड डिस्टिंक्ट पर्संस कब मानते हैं हम लोग? जब डिस्टिंक्ट पर्संस, जब एक ही पैन वाले पर्सन के, डिस्टिंक्ट में एक इंपॉर्टेंट बात रहती है कि सेम पैन होता है, सेम पैन वाले पर्सन का मान लो दूसरे स्टेट में एस्टैब्लिशमेंट है जो सेपरेटली रजिस्टर्ड है, तो वो दोनों पर्संस को डिस्टिंक्ट पर्संस मानते हैं. या इवन सेम स्टेट में एस्टैब्लिशमेंट है जो जीएसटी में सेपरेटली रजिस्टर्ड है, तो हम बेसिकली बोले तो सेम पैन एंड डिफरेंट जीएसटी आईएन, ऐसे पर्संस को हम लोग डिस्टिंक्ट पर्संस बोलते हैं. तो अगर नागपुर ब्रांच से अगर दिल्ली ब्रांच में कुछ गुड्स भेज रहे हैं तो दोनों ब्रांचेस डिस्टिंक्ट पर्संस हैं अगर एक ही पर्सन की ब्रांचेस है. तो सेम स्टेट में अगर सिंगल रजिस्ट्रेशन में आप काम कर रहे हो तो उस स्टेट की जो ब्रांचेस है वो डिस्टिंक्ट पर्संस नहीं मानी जाएगी. फॉर एग्जांपल नागपुर में अगर आपका हेड ऑफिस है एंड मुंबई के जो ब्रांच है उसको आपने एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बोल के दिखाया है विद इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तो फिर वो सेम जीएसटी आईएन के अंदर काम कर रही है तो वो डिस्टिंक्ट नहीं है. अगर जीएसटी आईएन चेंज हो रहा है या दूसरे स्टेट के एस्टैब्लिशमेंट है जो हो सकता है सेपरेटली रजिस्टर्ड नहीं भी हो, क्योंकि हो सकता है
वो जो दूसरी एस्टेब्लिशमेंट है वहां से टैक्सेबल सप्लाई नहीं करते इसलिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया, लेकिन दूसरे स्टेट में है तो सेपरेटली रजिस्टर्ड है या नहीं है, डिस्टिंक्ट मानेंगे। खुद के स्टेट में है तो सेपरेट GSTIN है तो ही डिस्टिंक्ट मानेंगे। बट डिस्टिंक्ट पर्संस के लिए मेन क्राइटेरिया ये है कि दे शुड हैव सेपरेट पैन, है ना, परमानेंट अकाउंट नंबर जो है वो सेपरेट रहना चाहिए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग ने देखा था। देन सप्लाई ऑफ गुड्स, यहां पर सिर्फ गुड्स का सप्लाई है जो थर्ड पॉइंट है, थ्रू एन एजेंट। तो जब प्रिंसिपल एजेंट को फ्री में सप्लाई करता है, लेकिन आगे की जो बिलिंग है एजेंट अगर खुद के नाम से करता है तो फिर प्रिंसिपल टू एजेंट वाले सप्लाई को भी सप्लाई मानते हैं। एंड अगर एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पे सप्लाई प्रोक्योर करता है किसी सप्लायर से और फिर एजेंट प्रिंसिपल को सप्लाई करता है, लेकिन ये जो बिल बना सप्लायर का ये एजेंट के नाम पे बना है, इफ बिल इज इन द नेम ऑफ एजेंट, तो फिर उसको एक सेपरेट पर्सन की तरह ही मानते हैं। तो इन दैट केस प्रिंसिपल टू एजेंट वाले सप्लाई पे भी GST लगता है, इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन शोन देयर, एंड एजेंट टू प्रिंसिपल वाले सप्लाई पे भी सप्लाई GST लगता है। ये इसका हम लोगों ने सर्कुलर पढ़ा था। इसके रिस्पेक्ट में डेल क्रेडिटर एजेंट वाला भी पॉइंट था। तो एक ये बेसिक वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया है। इफ द इनवॉइस इज इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल तो फिर सप्लाई नहीं मानते हैं, इफ इनवॉइस इज इन द नेम ऑफ एजेंट तो फिर ये वाले इसको सप्लाई मानते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल के नाम का इनवॉइस है तो फिर एक ही सप्लाई है, प्रिंसिपल टू कस्टमर। एजेंट सिर्फ फिजिकल डिलीवरी का काम कर रहा है, लेकिन अगर एजेंट के नाम से इनवॉइस बना के दिया जा रहा है तो ये सेपरेट सप्लाई है। एंड प्रिंसिपल टू एजेंट अगर कंसिडरेशन नहीं है तो भी उसको सप्लाई मानते हैं। इसके रिस्पेक्ट में डेल क्रेडिटर एजेंट वाला भी हम लोग ने पॉइंट पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर, कि अगर सप्लाई नहीं माना गया है एंड प्रिंसिपल ने डायरेक्टली अपने नाम से कस्टमर को बिलिंग किया है तो फिर डेल क्रेडिटर एजेंट कस्टमर को अलग से फैसिलिटी देता है, लोन फैसिलिटी देता है, एंड जिसका वो इंटरेस्ट चार्ज करता है फॉर डिलेड पेमेंट्स। ओके, डेल क्रेडिटर एजेंट आपको पता है जो कि बैड डेट्स का रिस्क कवर करता है। तो ऐसे केस में जो डेल क्रेडिटर एजेंट होता है वो प्रिंसिपल को पेमेंट कर देता है, वो जो प्रिंसिपल को एजेंसी सर्विसेज देता है वो सप्लाई है। प्रिंसिपल ने जो एजेंट को सप्लाई किया उस समय उसको सप्लाई नहीं मानते हैं, है ना, क्योंकि प्रिंसिपल टू कस्टमर डायरेक्टली सप्लाई मानते हैं। एंड डेल क्रेडिटर एजेंट ने जो कस्टमर को क्रेडिट फैसिलिटी दिया है उसके बदले में इंटरेस्ट चार्ज किया उसको सेपरेट लोन एक्टिविटी मानते हैं। एंड आपके एग्जेम्पशन चैप्टर में सीरियल नंबर 27 में लिखा है सर्विस बाय वे ऑफ एडवांसिंग ऑफ लोन डिपॉजिट और एडवांसेस बाय विच इन विच द कंसिडरेशन इज इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट इज एग्जेम्प्ट। तो यहाँ पर सेपरेट लोन माना जाएगा इसलिए वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। लेकिन अगर डेल क्रेडिटर एजेंट के नाम पे बिल रहता है, अगर बिलिंग डेल क्रेडिटर एजेंट के नाम पे होती है तो फिर प्रिंसिपल टू एजेंट को भी सप्लाई मानते हैं, एजेंट टू कस्टमर को सेपरेट सप्लाई मानते हैं। तो एजेंट जो कस्टमर को एक्स्ट्रा टाइम देता है पेमेंट के लिए और उसके लिए इंटरेस्ट चार्ज करता है तो वो गुड्स की वैल्यू में इंक्लूड हो जाता है, सप्लाई की वैल्यू में इंक्लूड हो जाता है, एंड उस पर अल्टीमेटली GST लगता है। उसको सेपरेट लोन का सर्विस नहीं मानते, उसको यही सप्लाई के कंसिडरेशन में एडिशन मानते हैं। अगर आपको याद होगा तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में हम लोग ने पढ़ा था कि अगर डिलेड पेमेंट के लिए एक्स्ट्रा कंसिडरेशन कुछ मिलता है बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और लेट फी तो उसको हम लोग सप्लाई की वैल्यू में इंक्लूड करते हैं। तो ये वैसा वाला केस हो गया। और जो डेल क्रेडिटर एजेंट अपने एजेंसी के सर्विसेज प्रिंसिपल को देता है वो तो सप्लाई है ही है। तो इस पे बेस्ड भी एक सर्कुलर है, वो भी हम लोग ने डिटेल में पढ़ा है और उसी का ये डायग्राम है। तो कौन से लेवल पर सप्लाई मानते कहाँ नहीं मानते ये आपको बहुत क्लियर रहना चाहिए। एंड देन लास्ट पॉइंट इज जो आपका सप्लाई इंक्लूड्स वाला जो चार्ट है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम रिलेटेड पर्संस और ओन एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड अब्रॉड। ओके, अगर रिलेटेड पर्सन या ओन एस्टेब्लिशमेंट बाहर लोकेटेड है तो उससे आपने सिर्फ सर्विसेज इंपोर्ट किया है तो वो इवन इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन बट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस तो फिर उसको सप्लाई मानेंगे। ठीक है, शेड्यूल 1 में आपको लिखा हुआ है। तो अब इंपोर्ट के संबंधित ये यहाँ पर आपको चार्ट दिख रहा है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज अगर फॉर कंसिडरेशन रहा, फॉर बिजनेस रहा, फिर तो सप्लाई क्लियरली है। इफ इट इज फॉर कंसिडरेशन बट नॉट फॉर बिजनेस तो भी सेक्शन 7(1)(b) के हिसाब से सप्लाई है। इफ द इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज इज विदाउट कंसिडरेशन एंड फॉर नॉन बिजनेस पर्पसेस तो फिर सप्लाई नहीं है, है ना। फॉर एग्जांपल अगर आप गूगल की सर्विसेज पर्सनल पर्पस से यूज कर रहे हो तो सप्लाई डेफिनेटली नहीं है, फ्री में जो सर्विसेज यूज कर रहे हो। इफ इट इज विदाउट कंसिडरेशन फॉर बिजनेस बट रिसीव फ्रॉम पर्सन अदर देन योर रिलेटिव एंड एस्टेब्लिशमेंट, रिलेटेड पर्सन या एस्टेब्लिशमेंट के अलावा, तो फिर सप्लाई नहीं है ना। कोई थर्ड पर्सन से अगर आप सर्विसेज ले रहे हो फ्री में तो फिर उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। लेकिन अगर फॉर बिजनेस पर्पस विदाउट कंसिडरेशन इफ यू आर रिसीविंग सर्विसेज फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम योर ओन एस्टेब्लिशमेंट, जैसे कि कोई बैंक जो है वो अपने
दूसरे कंट्री में लोकेटेड ब्रांच से कुछ सर्विसेज ले रही हैं, इंपोर्ट कर रही हैं इंडिया में सर्विसेज, तो उसको सप्लाई मानेंगे। ओके, शेड्यूल 1 में आपको ये वाला पॉइंट कवर्ड है। ओके, विदाउट कंसिडरेशन सर्विसेज हैव बीन इंपोर्टेड बट फॉर बिजनेस एंड फ्रॉम रिलेटेड पर्सन लोकेटेड अब्रॉड और फ्रॉम ओन एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड अब्रॉड, तो उसको उस समय सप्लाई मानेंगे। ये आपको दिया हुआ है शेड्यूल 1 के पॉइंट नंबर 4 में। तो सप्लाई इंक्लूड्स का पॉइंट आप, आई होप आपको पूरा क्लियर है, क्या क्या एलिमेंट सप्लाई के इंक्लूजन्स में कवर होते हैं। इसके बहुत सारे इलस्ट्रेशंस आपकी बुक में थे जो हम लोगों ने उस समय डिस्कस किया था। आई होप उसमें से भी आपने मार्किंग कर लिया है, एग्जाम के दिन क्या पढ़ना है वो आपको पता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात रहती है। देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेगेटिव लिस्ट, जो कि है शेड्यूल 3, कि भाई कौन से आइटम का सप्लाई नहीं मानते हैं। तो ये इसमें 6 पॉइंट्स है, 6 के 6 याद रख सकते हो, कोई डिफिकल्ट नहीं है ना। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर। तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, उसमें यदि एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को सर्विसेज प्रोवाइड किया है तो उसको हम लोग सप्लाई नहीं मानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एम्प्लॉयर के एसोसिएट कंपनी को सर्विस प्रोवाइड किया जो कॉन्ट्रेक्चुअल अग्रीमेंट का पार्ट नहीं था, अलग से कॉन्ट्रैक्ट किया, तो फिर उस पर जीएसटी लगेगा। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, जैसे कि इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट ने किसी कंपनी को सर्विसेज दिया, तो फिर सप्लाई मानेंगे, है ना, वो एम्प्लॉय नहीं है अगर उस कंपनी का। तो यहाँ पर ये छोटी छोटी चीजें देखते हैं। देन एम्प्लॉयमेंट जो है, एम्प्लॉयमेंट में जो सैलरी का पेमेंट है या वेजेस का पेमेंट है वो डेली बेसिस पे भी हो सकता है, एज लॉन्ग एज मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप जो है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की वो सेटिस्फाई हो रही है। अगर एम्प्लॉय ने आउटसाइड द स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट कोई और चीज के लिए चार्ज किया एम्प्लॉयर से, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी रेंट पे दिया था एम्प्लॉयर को, उसके लिए चार्ज किया, तो फिर इन दैट केस दैट पोर्शन इज नॉट टैक्सेबल, दैट रेंट इज नॉट टैक्सेबल, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं, दैट रेंट इज नॉट कवर्ड अंडर द नेगेटिव लिस्ट एंड दैट विल बी टैक्सेबल बिकॉज दैट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ एम्प्लॉयमेंट। समझ में आ रहा है? देन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कोर्ट और ट्राइब्यूनल, तो कोर्ट और ट्राइब्यूनल को जो भी फीस दी जाती है, तो कोर्ट फीस फॉर वॉट एवर पर्पज, तो फिर वो जो फीस है दैट इज कवर्ड अंडर नेगेटिव लिस्ट, नीदर कंसिडर्ड एज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स। सर्विसेज बाय एमपीज और एमएलएस, ओके, देन सर्विसेज बाय एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर सच एज गवर्नर और प्रेसिडेंट, सर्विसेज बाय मेंबर्स और चेयरपर्सन और डायरेक्टर्स ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज, प्राइवेट बॉडीज के डायरेक्टर्स की सर्विसेज कवर्ड नहीं है यहाँ पर, जो कि अदरवाइज एम्प्लॉय के डेफिनेशन में कवर नहीं होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट बॉडीज के ये वाली पोस्ट पे हैं एंड उन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड किया, उसके लिए ऑनरेरियम या रेम्यूनरेशन मिला, सो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। फ्यूनरल बरियल एटसेट्रा, फ्यूनरल बरियल, क्रिमेटोरियम, ओके, मॉर्चुरी सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज्ड, तो मरने के बाद में उतने समय के लिए जीएसटी नहीं लगाते ताकि आत्मा को शांति मिले। एंड देन सेल ऑफ लैंड पे जीएसटी नहीं लगता है, इट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ सप्लाई। एंड सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ बिल्डिंग का क्या कंसेप्ट है, अगर बिल्डिंग के कंप्लीशन के बाद में सेल किया, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद में या फर्स्ट टाइम ऑक्यूपेशन के बाद में सेल किया, पूरा कंसिडरेशन बाद में लिया, तो फिर इन दैट केस सेल ऑफ बिल्डिंग जो है उसको हम लोग सेल ऑफ बिल्डिंग मानते हैं, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब सप्लाई नहीं मानते। लेकिन अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट टाइम ऑक्यूपेशन, इन दोनों में से जो पहले होता है, इसके पहले यदि फर्स्ट कंसिडरेशन मिल गई है, इफ सम पोर्शन ऑफ द कंसिडरेशन इज रिसीव्ड बिफोर दैट टाइम, तो फिर हम लोग उसको कंस्ट्रक्शन सर्विस का सप्लाई मानते हैं। एंड देन इन दैट केस सेल ऑफ बिल्डिंग पे जीएसटी लगता है, उसको फिर सेल नहीं मानते, उसको कंस्ट्रक्शन सर्विस मानते हैं। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो अगर बिल्डर ने अगर इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर बेचा है और कंस्ट्रक्शन बचा है उसमें, तो फिर पूरे कंसिडरेशन पे जीएसटी लगेगा। लेकिन अगर रेडी टू पजेस बिल्डिंग अगर बिल्डर ने बेचा है जिसमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ चुका है, या ऑक्यूपाई करने के बाद में जो बायर है उसने पेमेंट किया है, तो फिर सेल ऑफ बिल्डिंग मानते हैं जिस पे जीएसटी नहीं लगता है। स्टैंप ड्यूटी वगैरह बाकी चार्जेस तो लगते हैं। देन इसके रिस्पेक्ट में आप लोगों को एक ये हम लोग ने पढ़ा था सर्कुलर्स में कि जो टेनेंसी राइट्स होते हैं, पगड़ी सिस्टम के अंदर भी जो टेनेंसी राइट्स होते हैं कुछ स्टेट्स में, तो टेनेंसी राइट्स को सर्विस का सप्लाई मान के उस पर जीएसटी लगता है, क्योंकि आप टेनेंसी राइट्स किसी को दे रहे हैं, मतलब आप बिल्डिंग को एज अ टेनेंट होल्ड करने का राइट दे रहे हो, तो वहां पर आप बिल्डिंग नहीं बेच रहे हो, सो दैट इज कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ सर्विसेज। एंड एक्शनेबल क्लेम्स आर excluded from the scope of supply other than lottery betting and gambling। तो ये जो है हम लोग ने पहले भी पढ़ा, इसको गुड्स मानते हैं, गुड्स का सप्लाई। एंड बाकी एक्शनेबल क्लेम की जो सप्लाई है, क्लेम टू एनी डेट और ऑफ एनी, क्लेम टू एनी राइट, अनकंडीशनल राइट इन रिस्पेक्ट, राइट टू रिसीव एनी मनी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, तो एक्शनेबल क्लेम को अदरवाइज हम लोग सप्लाई के स्कोप के बाहर रखते हैं। तो शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 3 दो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है इस चैप्टर के। फिर
आपकी बुक में शेड्यूल 2 है जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। शेड्यूल 2 में भी सिर्फ उन्होंने क्लासीफाई किया है इनटू सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो वहां पर जहां पर ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स हो रहा है तो फिर वो गुड्स का सप्लाई है। इवन ट्रांसफर ऑफ टाइटल लेटर डेट पे हो रहा है तो गुड्स का सप्लाई है। अगर प्रॉपर्टी को यूज करने का राइट दिया जा रहा है तो फिर वो सर्विसेज का सप्लाई है। एंड बाकी पूरे पॉइंट्स मैंने आपको करवाया है, उसके एग्जांपल्स भी दिए हैं, है ना। मोस्टली ये सब सर्विसेज है। इसके अलावा अगर गुड्स को अगर ट्रांसफर किया परमानेंटली, ओके, जो बिजनेस के एसेट्स थे उसको ट्रांसफर किया तो ट्रांसफर ऑफ गुड्स मानेंगे। अगर आपने गुड्स को यूज के लिए दिया है किसी और को, ओके, तो फिर उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे क्योंकि आपने यूज के लिए दिया, आपने ओनरशिप ट्रांसफर नहीं किया है। और अगर एक पर्सन टैक्सेबल पर्सन नहीं रहता है तो पहले वो पर्सन रजिस्टर्ड था, अब नाउ ही इज नो मोर लायबल टू बी रजिस्टर्ड, तो उसने अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा दिया वन फाइन डे से, तो फिर उस दिन उसके पास जो स्टॉक में गुड्स है उसका उसने सप्लाई कर दिया, ऐसा मानेंगे, जिसके बारे में हम लोग आईटीसी चैप्टर में पढ़ते भी हैं। तो गुड्स का सप्लाई मानेंगे। बाकी रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन सर्विस वेयर कंसिडरेशन हैज नॉट बीन रिसीव्ड आफ्टर द, ये एक्सेप्शन है ना, कंसिडरेशन हैज नॉट बीन रिसीव्ड आफ्टर द इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर। मतलब कुछ कंसिडरेशन उसके पहले मिल गई तो फिर उसको सर्विस मानते। पूरी कंसिडरेशन अगर बाद में मिली तो फिर उसको सर्विस नहीं मानते, उसको सेल ऑफ बिल्डिंग मानते हैं, है ना। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को यूज करने के लिए दिया है, सर्विस का सप्लाई, है ना। सॉफ्टवेयर डेवलप, डिजाइन, प्रोग्राम कस्टमाइज करके दिया है, सर्विस का सप्लाई, है ना। कुछ एक्ट करना, नहीं करना, टॉलरेट करना, सर्विस का सप्लाई है। देन ट्रांसफर ऑफ एनी राइट टू यूज एनी गुड, सर्विसेज का सप्लाई है। कंपोजिट सप्लाई, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित होता है, जहां पर सर्विसेज अलोंग विद एन एलिमेंट ऑफ गुड्स सप्लाई होती है, तो उसको भी सर्विसेज का सप्लाई मानते हैं। तो देयर इज नो मोर एनी कंफ्यूजन इन जीएसटी इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। एंड सिमिलरली रेस्टोरेंट सर्विसेज बोल सकते हैं, जैसे कि अगर फूड सप्लाई किया है एंड सर्व भी किया है तो उसको सर्विसेज का सप्लाई मानेंगे, उसको गुड्स का सप्लाई नहीं मानेंगे, है ना। फूड और एनी अदर आर्टिकल और एनी ड्रिंक फॉर ह्यूमन कंजम्पशन एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर, तो उसको हम लोग गुड्स का सप्लाई मानते, सॉरी सर्विसेज का सप्लाई मानते हैं, भले उसमें गुड्स का एलिमेंट इन्वॉल्व है। देन अगर कोई एसोसिएशन या बॉडी ने अपने मेंबर्स को कुछ सप्लाई किया है तो उसको भी हम लोग सप्लाई मानते हैं गुड्स का, ये भी आपको पता है। गुड्स सप्लाई किया तो गुड्स का सप्लाई मानते हैं। तो शेड्यूल 2 जो है वो कोई खास डिफिकल्ट नहीं है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अब जैसे अगर आपने पर्सनल कोई असेट को अगर आपने ट्रांसफर किया, तो जैसे मैंने पर्सनल रिस्ट वॉच को से किसी को बेच दिया तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ माई बिजनेस एक्टिविटी। देन ये गवर्नमेंट की भी कुछ एक्टिविटीज नोटिफाइड है जिसको सप्लाई ही नहीं मानते हैं। एक है गवर्नमेंट की जो पंचायत से रिलेटेड फंक्शंस, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी कैरी आउट करती है। देन म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड फंक्शंस, है ना। इसके एक चार्ट हम लोग चैप्टर डी एग्जामिशंस में देखेंगे। और फिर स्टेट गवर्नमेंट जो लिकर, अल्कोहलिक लिकर का लाइसेंस ग्रांट करती है, उसकी लाइसेंस फी चार्ज करती है, तो दैट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ सप्लाई इटसेल्फ। ओके, बाकी की जो फीस चार्ज करती है वो सब सप्लाई के स्कोप में है, बट अल्कोहलिक लिकर लाइसेंस के लिए जो फीस चार्ज करती है दैट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ सप्लाई, उन्होंने उसको वैसा दिया है। सो ये दिस इज ऑल अबाउट शेड्यूल 1 to 3, या हम लोग बोल सकते हैं सेक्शन 7.1, 7.1A एंड सेक्शन 7.2। उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो बता सकते हैं कौन से सप्लाई गुड्स का है, सर्विसेज का नहीं है, सर्विसेज का है, गुड्स का नहीं है। इससे संबंधित बहुत सारे सर्कुलर्स भी है, एक बार मैं आपको क्विकली वो भी गो थ्रू करवा दूंगा। अब मेन कंसेप्ट पे आ जाते हैं, कंसेप्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। कंपोजिट सॉरी कंपोजिट सप्लाई तब मानते हैं व्हेन टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज आर सप्लाइड इन कंजंक्शन विद ईच अदर, वेयर वन ऑफ देम इज अ प्रिंसिपल सप्लाई, then the rate of principal supply shall be applicable on the total supply. For example, TV plus packing, transportation, installation. तो TV का supply main है and all the other elements are incidental to the main supply. तो फिर यहाँ पर जो principal supply का rate है वो पूरे supply पे applicable हो जाएगा, है ना, on the total price. तो इसमें अगर एक साथ amount charge किया है या अलग अलग किया है मैटर नहीं करता है। अगर आप composite supply की बात कर रहे हो तो separate prices में भी composite supply हो सकता है एंड सिंगल प्राइस रहा तो भी कंपोजिट सप्लाई हो सकता है। हम लोग प्रिंसिपल सप्लाई देखेंगे। बट अगर से कुछ दो या दो से ज्यादा अगर कुछ गुड्स या सर्विसेज एक साथ सप्लाई किए गए हैं फॉर अ सिंगल प्राइस, मिक्स सप्लाई का इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है, फॉर अ सिंगल प्राइस वेयर द एलिमेंट ऑफ कंपोजिट सप्लाई आर एब्सेंट, विच एलिमेंट्स, दैट the transactions are, that the elements are, the goods or services supplies are naturally bundled in the ordinary course of business and there is element of principal supply. अगर ये absent है
अगर प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है, अगर ये सभी आइटम सेपरेटली सप्लाई कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली सप्लाई कर सकते हैं, ये आइटम साथ में नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में सप्लाई होते भी नहीं है, तो फिर सिंगल प्राइस ले सप्लाई किया तो उसको मिक्स सप्लाई मानते हैं, आपको पता है। एंड जो हाईएस्ट रेट एप्लीकेबल है या ऐसे एलिमेंट का सप्लाई मानते हैं जो सप्लाई पे हाईएस्ट रेट लगता है, तो वो वाले एलिमेंट का सप्लाई मानेंगे एंड पूरे वैल्यू पे वो हाईएस्ट रेट लग जाएगा। सो एज अ सप्लायर यू शुड अवॉइड मेकिंग मिक्स सप्लाईज, क्योंकि उसमें आपको जीएसटी ज्यादा चार्ज हो जाएगा। एंड जो फर्स्ट वाला एग्जांपल था वो तो सेपरेट सप्लाईज है, जिसमें हर एक आइटम अलग अलग है ना, जिसमें कोई वो नहीं है, ऑल द आइटम्स आर डिफरेंट, सेपरेट प्राइसेस हैव बीन चार्ज्ड। सो उसमें कोई प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है, तो सेपरेट रेट्स ऑन सेपरेट प्राइसेस शैल बी एप्लीकेबल। प्रिंसिपल सप्लाई रहता था तो फिर जो प्रिंसिपल सप्लाई का रेट है वो एप्लीकेबल रहता था। तो कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एरिया है, इजी एरिया भी है, इसके बहुत सारे एग्जांपल आपकी बुक में भी दिए हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। अभी मैं क्विकली क्या करता हूँ, आपको यहाँ पर कुछ सर्कुलर्स जो दिए हैं वो करवा देता हूँ, क्योंकि सर्कुलर से भी पूछेंगे वो लोग, है ना, दे विल ऑल्सो आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम सर्कुलर। अब पहला, अगर वो एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय वाला तो आप लोगों को पता ही है कि अगर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कुछ सैलरी वगैरह दे रहा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, कुछ परक्विजिट्स दे रहा है, तो उस पर तो वैसे भी जीएसटी नहीं लगता है। लेकिन अदरवाइज गिफ्ट दिया 50,000 रुपीज तक के, तो फिर उस पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 50,000 के ज्यादा की वैल्यू पे टैक्स लगेगा। ओके, फ्री में दिया तो भी। देन अगर कुछ कन्वेंस या जैसे कि ट्रक्स, ट्रेन, बसेस, अगर डिस्टिंक्ट पर्सन्स के बीच में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ओके, जैसे आपके नागपुर ब्रांच से दिल्ली ब्रांच में ट्रक जा रहा है कुछ गुड्स या पैसेंजर्स को लेकर के या रिपेयरिंग के लिए, तो इन दैट केस वो ट्रक के सप्लाई को, ट्रक के ट्रांसपोर्टेशन को सप्लाई नहीं मानेंगे, बिकॉज वो ट्रक वापस आएगा, है ना, वो ट्रक से जाने के लिए नहीं जा रहा है, वो ट्रक पैसेंजर्स या गुड्स को छोड़ने के लिए जा रहा है या तो फिर रिपेयर या मेंटेनेंस पे जा रहा है, तो उसको नॉर्मली हम लोग सप्लाई नहीं मानेंगे, एक्सेप्ट इन केसेस वेयर सच मूवमेंट इज फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ द सेम कन्वेंस। अगर वो ट्रक को ही सप्लाई करने का आपका कॉन्ट्रैक्ट था तो बात, या आपका इंटेंशन था तो बात अलग है, अदरवाइज उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। रिपेयर मेंटेनेंस एक्टिविटी को तो हम लोग सप्लाई मानते हैं, वो अलग है। देन सिमिलरली जो कन्वेंस जा रही है, वो कन्वेंस के ऊपर जो टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स वगैरह रखे हुए हैं, वो कन्वेंस का ही पार्ट माना जाता है, तो वो भी अगर साथ साथ में दूसरे स्टेट जा रहे हैं डिस्टिंक्ट पर्सन्स के प्रीमाइसेस में और वहां से वापस आ रहे हैं कन्वेंस में, तो फिर उसको सप्लाई नहीं मानते, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर ऑफ सर्विसेज, है ना, क्योंकि ये तो आपका इंटेंशन यहाँ पर वो ना कन्वेंस भेजने का है, ना कन्वेंस के स्पेयर पार्ट्स या टूल्स भेजने का है। आपका इंटेंशन यहाँ पर क्या है, आपका इंटेंशन यहाँ पर है कि आप सिर्फ उसके साथ में कोई गुड्स या पैसेंजर्स को भेज रहे हो या रिपेयरिंग के लिए वो कन्वेंस को भेज रहे हो, वापस आप उसको बुलाने वाले हो। प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के रिस्पेक्ट में आपको पता है कि अगर प्रिंटिंग का एलिमेंट मेन है, जहां पर पेपर का एलिमेंट सेकेंडरी है, तो इन दैट केस इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन अगर प्रोडक्ट मेन है, फॉर एग्जांपल कैप्स ने बैग्स ऑर्डर किया और बैग्स पे बस बोला सप्लायर को कि कैप्स का लोगो प्रिंट करवा दो, तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो है बैग वो मेन है और प्रिंटिंग इज सेकेंडरी, तो फिर यहाँ पर कंपोजिट सप्लाई है एंड बैग का एलिमेंट मेन सप्लाई है, तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स मानते हैं। देन बुक्स, अगर आप खुद के राइट से अगर बेचने का राइट रखते हो तो फिर वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है, बुक्स का सप्लाई। देन बस बॉडी बिल्डिंग, अगर खुद के इंजन पर आपने किसी और से बस बॉडी बिल्डिंग करवा के लिया है तो उसने आपको सर्विस दिया है, अगर उसने उसके इंजन पर बॉडी बिल्डिंग करके आपके हिसाब से कस्टमाइज बस आपको दिया है, तो वो दैट इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स। इट इज जस्ट लाइक कि आपने टेलर को कपड़ा दिया और टेलर ने शर्ट सिल के दिया तो सर्विस है, लेकिन टेलर ने खुद के कपड़े से शर्ट सिल के दिया तो फिर वो सेल ऑफ गुड्स हो जाता है। रिट्रीडिंग ऑफ टायर एक्टिविटी इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, रिट्रीडिंग, लेकिन रिट्रीडेड टायर्स को बेचने की एक्टिविटी इट इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स। मैंने आप लोगों को समझाया था कि आप उसके कीवर्ड्स मार्क कर लो आपकी बुक में, सो दैट आप भी इसको फटाफट रिवाइज कर पाओ, है ना। टेनेंसी राइट्स या पगड़ी सिस्टम जो रहता है उसमें सप्लाई ऑफ टेनेंसी राइट्स इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, है ना, वहां पर कोई बिल्डिंग सेल नहीं हो रही है। देन सर्विसिंग ऑफ कार्स में गुड्स एंड सर्विसेज के एलिमेंट को अलग अलग अगर मेंशन कर रहे हैं बिल पे तो अलग अलग रहेगा, लेकिन अगर एक साथ बता रहे हैं तो फिर प्रिंसिपल एलिमेंट, मेन एलिमेंट क्या है वो देखा जाएगा, ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर शोन सेपरेटली देन दे कैन बी लायबल टू टैक्स सेपरेटली। बाकी इस प्रिंसिपल एजेंट वाली हमारी पूरी बात हो गई है। देन अगर फ्री सैंपल्स एंड गिफ्ट्स वाला केस है तो उसको सप्लाई नहीं मानते बिकॉज एलिमेंट ऑफ कंसिडरेशन एब्सेंट है, तो वो जब आप फ्री सप्लाई करते हो, फ्री सैंपल देते हो, तो उसके रिस्पेक्ट में जो आईटीसी आपने लिया था वो भी आपका विड्रॉ हो जाता है, सेक्शन 17(5)(h) में आईटीसी में लिखा हुआ है।
बाय वन गेट वन फ्री में अगर आप दो प्रोडक्ट्स एक के प्राइस में दे रहे हो तो वो दोनों प्रोडक्ट का सप्लाई उतने प्राइस पे क्या ऐसा माना जाता है, तो जो प्राइस पे क्या उस पे जीएसटी लगेगा एंड उसमें आपको इनपुट्स का आईटीसी मिलेगा। उसको कंपोजिट या मिक्स सप्लाई मान लेंगे अगर सिंगल प्राइस पे दो प्रोडक्ट या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स दे रहे हैं तो। अगर डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट के बारे में भी आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई में आप लोग ने पढ़ा है। अगर डिस्काउंट के बारे में पहले से ही पता है एंड इनवॉइस पर डिस्काउंट रिकॉर्डेड है तो फिर क्या करेंगे, इन दैट केस जो डिस्काउंटेड प्राइस है उस पर जीएसटी लगेगा। लेकिन अगर डिस्काउंट के बारे में पहले से कुछ पता नहीं था, बाद में डिस्काउंट दिया है, तो फिर वो डिस्काउंट बाद वाला माइनस नहीं हो सकता है ना। एंड अगर डिस्काउंट जो है वो पहले से अग्रीड था, बस दिया बाद में है ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस, इफ डिस्काउंट वाज अग्रीड एट द टाइम ऑफ सप्लाई, बस वो दिया बाद में है बाय वे ऑफ क्रेडिट नोट और एनी अदर डॉक्यूमेंट, तो फिर इन दैट केस वो डिस्काउंट को सप्लाई की वैल्यू से माइनस कर सकते हैं। सेकेंडरी डिस्काउंट वगैरह के बारे में भी लिखा है कि क्रेडिट नोट के थ्रू सेकेंडरी डिस्काउंट दे सकते हैं। अगर मान लो कि डिस्काउंट पहले से अग्रीड नहीं था इसलिए वो बाद में वो माइनस नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी आप ऐसा कमर्शियल ट्रांजैक्शन क्रेडिट नोट दे सकते हो, उसका जीएसटी में वैलिडिटी नहीं रहेगा, जीएसटी में आप उसको सप्लाई की वैल्यू में से माइनस नहीं कर सकते हो, है ना। सेकेंडरी डिस्काउंट्स आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई इफ दे वर नॉट अग्रीड बिफोर हैंड, है ना। डिस्काउंट के लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सप्लाई के वक्त उसके पहले से कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के थ्रू डिस्काउंट देंगे ऐसा अग्रीड रहना चाहिए। अगर अग्रीड नहीं था और बाद में डिस्काउंट दिया तो फिर वो माइनस नहीं होता है ना, तो वो चीज आपको लिखिए, सेकेंडरी डिस्काउंट आर नॉट एक्सक्लूडेड। देन ये आप लोगों को मैंने बताया कि अगर डोनेशन दिया है किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को और बदले में आपने उनसे कुछ कमर्शियल एंगल से कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया है, ओके, फॉर एग्जांपल डोनेशन देकर के सिर्फ अपना खुद का नाम लिखवाया है या अपने पेरेंट्स का नाम लिखवाया है, तो फिर दैट इज नॉट कमर्शियल, दैट इज फिलैंथ्रोपिक, तो फिर उस केस में जीएसटी नहीं लगेगा, है ना। अगर डोनेशन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को किया, गिफ्ट या डोनेशन है एंड पर्पस इज फिलैंथ्रोपिक, नो कमर्शियल गेन और एडवर्टाइजमेंट इन्वॉल्व है, तो फिर उसको सप्लाई नहीं मानते हैं। लेकिन अगर आपने डोनेशन देकर के अपने बिजनेस के एडवर्टीजमेंट करवाया है किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ, तो फिर उसको सप्लाई मानते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस बाय द ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। देन डायरेक्टर वाला जो केस है तो उसमें अगर होल टाइम डायरेक्टर है जो कि एम्प्लॉय नहीं है तो उसने जो कंपनी को सर्विसेज दिया उस पर रिवर्स चार्ज में जीएसटी लगता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं रहता है, उसकी सर्विसेज पे जीएसटी लगता है। अगर डायरेक्टर एम्प्लॉय है तो वो जो एज एन एम्प्लॉय सर्विसेज परफॉर्म कर रहा है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज इन दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लेकिन जो एम्प्लॉय डायरेक्टर है उसने अगर एज अ डायरेक्टर कुछ सर्विसेज परफॉर्म किया जिसपे उसका सेक्शन 194 में टीडीएस कटा है इनकम टैक्स एक्ट में, ओके, अगेंस्ट फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज, तो फिर इन दैट केस वो वाले पोर्शन ऑफ रेम्यूनरेशन पे जीएसटी लगेगा एंड रिवर्स चार्ज में लगेगा। कंपनी को रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करना पड़ता है अगर डायरेक्टर से सर्विसेज लेती है तो। सो दैट्स इट, आई हैव ट्राइड एंड कवर्ड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस चैप्टर। एक यहाँ पर रेसिपिएंट की डेफिनेशन दी है, तो रेसिपिएंट में जो कंसिडरेशन पे करता है वो रेसिपिएंट है। अगर गुड्स के सप्लाई में कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है तो फिर जिसको गुड्स डिलीवर कर रहे हैं तो वो रेसिपिएंट है। अगर सर्विस के सप्लाई में कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है तो जिसको सर्विस प्रोवाइड करे वो रेसिपिएंट है। एंड रेसिपिएंट इंक्लूड्स एन एजेंट एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द रेसिपिएंट, ओके। सप्लायर में भी ऐसा ही है, पर्सन सप्लाइंग द सेड गुड्स और एन एजेंट एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ सच सप्लायर, ओके। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं, आप लोगों को कभी डेफिनेशन भी डायरेक्टली एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो यू शुड बी वेल वर्स्ड विद दैट। बोलिए, इस चैप्टर में आपको कुछ पूछना है, कुछ दिक्कत है तो बताइए। चैप्टर नंबर ए एंड बी अभी हम लोग ने कंप्लीट किया।